द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों बात करते हैं आज पहले दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा के मामले को लेकर। दरअसल दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। अदालत ने पुलिस की जांच को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस जांच के चलते आरोपियों को बच निकलने की जगह मिली। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगा पीड़ित एक शख्स की अपील पर पुलिस को उसका केस दर्ज करने का आदेश दिया था। उसका कहना था कि दंगों के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट द्वारा दिए गए एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था। आपको बता दें दोस्तों, मोहम्मद नासिर को दंगे के दौरान आंख में गोली लगी थी और उसने अपने इलाके के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उन सब की नाम से पहचान भी की थी। इनमें से एक नाम भाजपा के पूर्व विधायक नरेश गौर का भी था। जब पुलिस ने उसकी एफआईआर एक बिल्कुल ही अलग के साथ मिलाकर कर दी तो नासिर ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को संपर्क किया। निचली अदालत ने उसके केस को सुना और पुलिस से उसकी अलग एफआईआर लिखने को कहा, जिस पर पुलिस ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंगा पीड़ित मोहम्मद नासिर पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस ने अलग एफआईआर कर दंगा आरोपियों को बचने के लिए रास्ता साफ किया है। यह दुखद है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए। दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 2019-20 में काफ़ी आंदोलन हुए, जिसके बाद उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 24 फरवरी को दंगे भड़के थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 751 एफआईआर दर्ज की थी। और दूसरी खबर दोस्तों राजस्थान से है, जहां राजस्थान में 2015 में हुए पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को कथित तौर पर फर्जी मार्कशीट के जरिए चुनाव लड़ाने वाले भाजपा विधायक को सरकार ने जेल भेज दिया है। आरोप है कि इस्लामपुर से विधायक अमृत मीणा ने अपनी पत्नी की 5वीं की फर्जी अंक तालिका जारी करा चुनाव लड़वाया था। इसमें अभिभावक के तौर पर भी उन्हीं के हस्ताक्षर थे। बताया गया है कि हाल ही में उन्होंने इस मामले में जयपुर कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि तब बोक्स मार्कशीट पर चुनाव लड़ने वाले भाजपा एमएलए की पत्नी इकलौती नहीं थी, यानी फर्जी मार्कशीट पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा एमएलए की पत्नी इकलौती नहीं थी। उनके अलावा भी ऐसे 1068 मामले थे जहां उम्मीदवारों ने फर्जी मार्कशीट के जरिए चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बावजूद जहां गहलोत सरकार ने भाजपा विधायक के कुछ अन्य साथियों पर भी कड़ी कार्रवाई का उदाहरण सेट किया है, वहीं 98% मामले ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो निलंबित किया गया और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। मजेदार बात यह है कि अब तक यह अब सब अपना कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा अब पंचायत चुनाव से शैक्षणिक योग्यता का मानक भी हटा लिया गया। दोस्तों आपको बता दें, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मार्कशीट का फर्जीवाड़ा करना काफ़ी गंभीर मामला है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर केसों में पुलिस की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि कई मामलों में तो पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर केस को कमज़ोर कर दिया। वहीं जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई उनमें भी पुलिस ने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाली धाराएं ही नहीं लगाई। और तीसरी खबर दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि महाराजा और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। एयर इंडिया बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा बयान है। उन्होंने कहा कि वो बिकाऊ हैं। नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में इन दिनों सब कुछ बेच डालूंगा नीति पर काम चल रहा है। प्लेन बेचने के लिए किसे दिया है? एयर इंडिया का प्लेन भेजा जा रहा है, उसको बेचने के लिए सिंधिया जी को दिया गया है। एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। वह कह रहे हैं कि महाराजा आइए हम बिकाऊ हैं। सिंधिया जी भी एक बिकाऊ है, दूसरी संस्था को बेचने की जिम्मेदारी ली है। सब कुछ बेच डालेंगे तो लोगों के पास रोजगार क्या रहेगा? बता दें, कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीएम की कैबिनेट में जगह मिली। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। और दोस्तों चौथी खबर, यूपी में पिछले कई दिनों से शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे शिक्षित बेरोजगारों को अब पुलिस अपनी हेकड़ी दिखा रही है। रोजगार के लिए गिड़गिड़ाने पर पुलिस उन पर मुकदमे दाद देने की धमकी दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए ये शिक्षित बेरोजगार लखनऊ के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे धरना दे रहे हैं। कल 13 जुलाई को ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री श्री द्विवेदी के सरकारी आवास पर पहुंचकर अपनी बातें उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को हटाना
शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज किया। इसमें एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को गाली देते हुए मुकदमा लादने की धमकी देता नजर आ रहा है। इससे नाराज बेरोजगार अभ्यर्थियों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अटकलों के बीच इस पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां दो बच्चों की नीति का समर्थन करते हुए इस पर जल्द कानून बनाने की मांग कर रही हैं, वहीं विपक्ष इसे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हथकंडा करार दे रहा है। इस बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि असल में इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाली योगी सरकार के विधायकों में स्वैच्छिक तौर पर जनसंख्या नियंत्रण के अभियान का कितना पालन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अभी 397 विधायकों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनमें से 304 विधायक भाजपा से हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से आधे यानी 152 विधायकों के 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं। इतना ही नहीं, एक विधायक के तो 8 बच्चे तक हैं। इसके अलावा एक विधायक के 7 और इतना ही नहीं, विधानसभा में ऐसे 8 विधायक हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं। तो इस सबसे तो ये लगता है कि योगी सरकार अपने विधायकों के खिलाफ इस कानून को लेकर आ रही है। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।